नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 12 एंड भाग 13 के बारे में। काफी महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, और उसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी हम इस लेक्चर में डिटेल्स में कवर करने वाले हैं, और इन दोनों भागों के बारे में इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भारतीय संविधान के जो भाग 11 हैं, 11 भाग में आपको डिटेल्स में कवर करा चुका हूं, और अब कुछ ही भाग बचे हुए हैं, तो आगे के लेक्चर में वो भी जल्द ही आएंगे। आज हमारा टॉपिक है भाग 12 में हम यहाँ पे संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं भाग 13 में हम वाणिज्य समागम के बारे में और व्यापार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाग 12 से संबंध जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक हमें संघ राज्य के मध्य वित्तीय संबंध के बारे में जानकारी मिलती है, यानी भाग 12 के बारे में जानकारी मिलते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो भाग 12 में जो पहला यहाँ पे आर्टिकल है अनुच्छेद 264, इसमें निर्वचन यानी व्याख्या दी गई है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अनुच्छेद 265। देखो, भाग 12 के हम सभी आर्टिकल यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ही आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें है एक अनुच्छेद 265, इसमें लिखा गया है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। कर यानी टैक्स, यानी कि विधि का मतलब होता है कानून, तो कानून के बिना टैक्स का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी टैक्स लगाना है, कोई भी टैक्स शुरू करना है, तो उसके लिए पहले संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। यदि केंद्र सरकार, भारत सरकार टैक्स लगाना चाहती है, कोई टैक्स शुरू करने वाली है, या कोई कर शुरू करना चाहती है, किसी कर का अधिरोपण करना चाहती है, तो उसके लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगा। और वहीं अगर राज्य सरकार कोई कर अधिरोपित करना चाहती है, कोई कर यानी टैक्स लगाना चाहती है, तो उसके लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए, क्योंकि देखो संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध दोनों के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर कोई कर लाना चाहती है, कोई कर लगाना चाहती है, कर का अधिरोपण करना चाहती है, तो केंद्र सरकार के लिए संसद कानून बनाएगा, राज्य के लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, और बिना किसी कानून के कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 265 के माध्यम से। उसके बाद है अनुच्छेद 266। प्रश्न आ सकता है कि संचित निधि के बारे में कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, तो वो है अनुच्छेद 266। ठीक है, वैसे जो अनुच्छेद से प्रश्न बनते हैं वो इतने आगे से नहीं बनते हैं, यहां से जो फैक्ट है उन्हीं से प्रश्न बनेगा। तो जो भारत और राज्यों की संचित निधि के बारे में जानकारी दी गई है वो अनुच्छेद 266 में दी गई है। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि, इसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, यानी कोई जमा राशि। ये जमा होती है, जैसे कोई शुल्क की राशि आती है भारत सरकार के पास, टैक्स की राशि आती है, लाभ की राशि, उसे संचित निधि में डाला जाता है। और फिर जैसे जो पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, इन्हें वेतन कहाँ से दिया जाता है? इन्हें भारत की संचित निधि से ही वेतन दिया जाता है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। तो संचित निधि कहाँ से आती है? इसमें जो निधि आती है, इसमें जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? कर से आता है, शुल्क से आता है। जैसे आपके घर में आपने देखो, आपके घर में भी एक छोटी सरकार टाइप की होती है, घर में भी क्या होता है? घर में भी एक जमा राशि होती है। अगर कोई विशेष काम करने के लिए पैसा जमा किया रहता है सामने, ठीक है, आपके घर में जो मुखिया होंगे उनके पास सब पैसा देते हैं, और फिर एक जमा राशि होती है, उसे ही संचित निधि कहा जाता है। और फिर इसी निधि के माध्यम से कोई विशेष कार्य या पदाधिकारियों को वेतन देना, वो इसी संचित निधि से दिया जाता है। तो भारत और राज्यों की संचित निधि के बारे में वर्णन देखने को मिलता है, उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 266 में। उसके बाद इसी का जस्ट आगे का अनुच्छेद 267, और इसमें आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई है। आकस्मिकता निधि, अब होता नहीं कई बार, जैसे घर में भी कोई आकस्मिक काम पड़ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो फिर आकस्मिक निधि की जरूरत होती है, यानी तत्काल जो निधि की आवश्यकता उसे कहा जाता है आकस्मिकता निधि, आकस्मिक निधि। तो इस निधि का प्रयोग कोई अचानक से काम पड़ जाए, या कोई विशेष उद्देश्य हो, या विशेष योजना, या कोई विशेष ऐसा कार्य पड़ जाए, तो उसके लिए इस निधि का प्रयोग किया जाता है। और आकस्मिक निधि को अगर
निकालना हो तो इसको राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जाता है। संसद को यदि आकस्मिक निधि चाहिए तो वो राष्ट्रपति के अधीन होती है, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। वहीं अगर राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो किसके अधीन होती है, राज्यपाल के अधीन होती है। और ये आकस्मिक निधि, अब जैसे कोई विशेष कार्य पड़ गया, ठीक है, और इस आकस्मिक निधि से वो निधि दी गई उसमें, लेकिन अब देखो आकस्मिक निधि तो ये खाली हो चुकी है, तो इसमें फिर पैसा कहां से डाला जाएगा, संचित निधि से पैसा डाला जाएगा। तो संचित निधि से फिर इसे भर दिया जाएगा, इसको खाली नहीं रखा जाता, क्योंकि ये तो इमरजेंसी में काम आती है, कोई विशेष प्रयोजन से काम आती है, विशेष कार्य के लिए काम आती है। तो इसलिए आकस्मिक जो निधि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। संचित निधि से फिर इसमें क्या डाला जाता है, निधि यानी पैसा डाला जाता है, राशि डाली जाती है, और फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर संसद या भारत सरकार और आकस्मिक निधि चाहिए तो वो राष्ट्रपति से क्या लेगी, अनुमति मांगेगी, और राज्य को यदि आकस्मिक निधि चाहिए तो वो राज्यपाल से अनुमति मांगेगी। तो 265, 66 और 67 ये तीनों महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं भाग 12 के। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे है यहाँ पे अनुच्छेद 268, इसमें है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क यानी टैक्स के बारे में ये बात करता है। संघ और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों के बारे में ये बात करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। देखो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है, जो विशेष राज्य का जिन्हें दर्जा दिया जाता है उन्हें कुछ और अनुदान दिया जाता है, अधिक अनुदान दिया जाता है। और कई बार ये देखने को मिलता है कि देखो जो सरकारें होती है, जैसे ये राज्य है और एक केंद्र है, तो केंद्र में जो सरकार है अगर वही सरकार राज्य में है तो मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि उस राज्य में अगर दोनों जगह सेम सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो अधिकांशतः केंद्र सरकारें क्या होती है, जो जहां उनकी क्या होती है, राज्यों की सरकारें होती है, वहां अधिक अनुदान देती है, विकास कार्यों को वहां पे बढ़ावा देने का प्रयास भी करती है। ठीक है, तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 275 में है। और वैसे भी संघ के द्वारा जैसे राज्यों में जो शुल्क जमा होता है, उसमें जो शुल्क जमा होता है वो अगर वो केंद्र के पास, जो राज्यों का शुल्क है कुछ तो राज्य सरकार रखती है, ठीक है, कुछ शुल्क केंद्र के पास जाता है, फिर केंद्र उससे कुछ परसेंटेज देता है राज्य को, कुछ अनुदान देता है राज्य को। ठीक है, 275 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद 279 है, इसमें शुद्ध आय की गणना के बारे में बात की गई है। और 79 का क्लोज ए, ये भी महत्वपूर्ण है, 79 का क्लोज ए, इसमें क्या है, इसमें है जीएसटी परिषद का गठन, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएसटी परिषद के बारे में कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, 279 के क्लोज ए में। 2016 में 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी शुरुआत की गई थी। तो जो जीएसटी की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, और इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, जिसका उल्लेख 279 क्लोज ए में देखने को मिलता है। 279 का एक क्लोज जोड़ा गया और जिसमें हमें उल्लेख देखने को मिलता है जीएसटी परिषद का। उसके बाद यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, भाग 12 का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है वित्त आयोग। यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो मैक्सिमम यहीं से प्रश्न बनता है, वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 280 के क्लोज 1 में इसका विवरण देखने को मिलता है। वित्त आयोग का गठन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, और इसमें इसकी जो संरचना होती है वित्त आयोग की, इसमें होते हैं टोटल 5 सदस्य। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को मिलाकर कुल इसमें जो सदस्य संख्या है वित्त आयोग में वो है 5 सदस्य। उसके बाद जो यहाँ पे ये वित्त आयोग है, इसके सदस्यों की जो अर्हता है, जो योग्यता है, उसको कौन निर्धारित करता है, तो संसद इसके सदस्यों की अर्हता को निर्धारित करती है, यानी योग्यता को निर्धारित करती है। और इसका विवरण 280 के क्लोज 2 में देखने को मिलता है। और इसकी जो अर्हता होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट के जो क्या होते हैं, जज होते हैं, उच्च न्यायालय के जज के समान
वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता होती है, अर्हता होती है, और इनकी योग्यता और अर्हता का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है संसद। कार्य क्या है वित्त आयोग के? तो संघ और राज्यों के बीच करों को वितरित करना, और फिर ये क्या करता है? अपनी रिपोर्ट, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे रखवाता है, इस रिपोर्ट को, इस वित्त आयोग की रिपोर्ट को। तो काम के संघ और राज्यों के बीच करों को वितरित करना। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पहलू देख लेते हैं वित्त आयोग के, जैसे प्रथम वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग जिसका गठन किया गया था 1951 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। उसके बाद जो द्वितीय वित्त आयोग था, इसका गठन 1956 में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के संथानम। केसी नियोगी थे प्रथम और के संथानम थे द्वितीय, ये केसी नियोगी है। और अगर हम बात करें अभी तो ये 15वां चल रहा है, लेकिन इससे पहले अगर हम 14वें वित्त आयोग की बात करें तो 14वां जो वित्त आयोग था इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इसका कार्यकाल था 2015 से 20 तक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वाई.जी. रेड्डी, डॉक्टर वाई.जी. रेड्डी, वाई रेड्डी, ठीक है। और 15वां अगर हम बात करें वर्तमान, तो इसके हैं ये इसका जो कार्यकाल है वो अभी 2026 तक इसका कार्यकाल है, ठीक है। 2026 तक इसका कार्यकाल है, 2026 तक यही चलेगा, और 2026 में फिर 16वें वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अभी एन.के. सिंह यानी नंद किशोर सिंह। तो प्रश्न आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है एन.के. सिंह यानी नंद किशोर सिंह, और 2026 तक इसका कार्यकाल है। तो ये वित्त आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि भाग 12 में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख। तो वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, भाग 12 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 291, इसमें उल्लेख मिलता है प्रिवी पर्स का। प्रिवी पर्स क्या है इसको समझो, क्योंकि अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इसको समाप्त क्यों किया गया अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रिवी पर्स क्या होता है? जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय बहुत सारी जो रियासतें थी भारत में, रजवाड़े थे, वो उन्होंने भारत में विलय किया, लेकिन संविधान ने साथ ही में उन्हें संविधान में उनके लिए अनुच्छेद 291 में प्रिवी पर्स का प्रावधान रखा। प्रिवी पर्स यानी भारत सरकार के द्वारा उन्हें एक राशि दी जाएगी, जैसे पेंशन होती है उसी प्रकार से जो रजवाड़ों के जो शासक थे या जो रियासतों के राजा थे उन्हें सरकार की ओर से भत्ता दिया जाता था, राशि दी जाती थी। इसे प्रिवी पर्स कहा जाता है, ठीक है, राज भत्ता आप इसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 26वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971 में भारत सरकार ने प्रिवी पर्स का जो प्रावधान था अनुच्छेद 291 में इसे समाप्त किया। यानी जो राज भत्ता दिया जाता था रजवाड़ों के शासकों को, देशी रियासतों के शासकों को, ये जो राज भत्ता इसे समाप्त कर दिया गया, यानी प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से। तो ये तो प्रिवी पर्स का मामला था। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। तो भारत सरकार उधार ले सकती है। भारत सरकार उधार ले सकती है। कहाँ से उधार? जैसे विदेशों से उधार लेना है तो विदेशों से भारत सरकार उधार ले सकती है, लेकिन ये जो उधार है ये किस पर भारित होगा? भारत की संचित निधि पर, यानी भारत की संचित निधि से ये उधार दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से। अब चाहे फिर उधार कोई भी सरकार ले, आप देखते होंगे, आप कई बार सुनते होंगे कि पिछली सरकार ने उधार लिया और इस सरकार, मतलब जो सरकारें होती है वो कई बार आरोप भी लगाती है कि पिछली सरकार ने इतना उधार लिया, इतना कर्ज बढ़ा लिया देश में।
तो जैसे सपोज हम अगर एग्जाम्पल दें, अभी वर्तमान में अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जो अभी क्या है, भारत सरकार पे जो विदेशी कर्ज है, विदेशी जो राशि ले रखी भारत सरकार ने, तो इसे इसका मतलब ये नहीं कि यही सरकार, इसी सरकार को चुकाना पड़ेगा। जो भारत की संचित निधि से है, जो भारत की संचित निधि है वो इसे चुकाएगी, उसके माध्यम से इसे दिया जाएगा। चाहे अगली बार सरकार कोई और बने तो वो इस संचित निधि से उस कर्जे को चुकाएगी, या उसके बाद कोई और बने, या जो पिछली सरकार थी उसने जो उधार लिया था, तो जो अभी वर्तमान सरकार है वो ये नहीं कह सकती है कि हम इस उधार को नहीं चुकाएंगे क्योंकि ये पिछली सरकार ने ली। क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी सरकार या भारत सरकार अगर विदेश से उधार लेती है तो वो जो उधार है वो किस पर भारत होगा, भारत की संचित निधि पर। तो भारत की संचित निधि के द्वारा वो दिया जाएगा। उसी प्रकार से 292 में तो भारत सरकार द्वारा उधार लेना है, इसका उल्लेख है, इसका प्रावधान है। और 293 में है राज्यों द्वारा उधार लेना। तो राज्य भी क्या ले सकते हैं, विदेशों से उधार ले सकते हैं, और ये भी भारत की संचित निधि पर भारित होगा। तो राज्य सरकारें भी विदेशों से उधार ले सकती है। केवल केंद्र सरकार ही विदेशी राशि उधार नहीं ले सकती, विदेशों से उधार नहीं लेती, बल्कि राज्य सरकारें भी विदेशी उधार लेती है। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 300 का क्लोज का, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें है संपत्ति के बारे में। संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, और इसका जो विवरण था पहले वो आर्टिकल 31, आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 में था पहले संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद जो 31 है वो किसके अंतर्गत आ रहा था, मूल अधिकार के अंतर्गत। यानी संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, एक मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था। अब मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार न तो आपसे सरकार छीन सकती है और न कोई अन्य छीन सकता है। और अगर आप के मौलिक अधिकारों को सरकार या कोई अन्य छीनने का प्रयास करे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के माध्यम से वहां पर रिट लगा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट फिर आपकी इसमें रक्षा करता है। तो आपके मौलिक अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता है। तो अनुच्छेद 31 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, यानी आपकी संपत्ति कोई भी नहीं छीन सकता है। अब इससे फिर प्रॉब्लम हो गई सरकार को। जैसे कहीं पे अगर सड़क बनानी है सरकार ने, या कोई योजना लागू करनी है, और वहां पर किसी की संपत्ति आड़े आ रही है, और उस संपत्ति के मालिक ने कह दिया है कि मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सरकार ने हाईवे बनाना है और यहाँ पे किसी का मकान है, और ये हाईवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार इस मकान के बदले उसको अन्य कोई जमीन भी दे रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो फिर सरकार यहाँ पे, अब देखो इसके आगे तो सड़क ही नहीं बनेगी क्योंकि ये इसका मूल अधिकार है। फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट सरकार को मना कर देगा कि आप उसके मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वां, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 44वां संशोधन के माध्यम से कब, तो 1978 में, 1978 में भारत सरकार ने, संसद ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया और इसे रखा वैधानिक अधिकार में, यानी कानूनी अधिकार में। यानी अगर संपत्ति के अधिकार को हटाना तो उस पर कोई कानून लाना पड़ेगा और फिर उसे हटाया जा सकता है। यानी अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार है। और विधिक अधिकार में जब ये है, तो अगर सरकार आपकी संपत्ति या जो आपकी जमीन है वहां पर कुछ करना चाहती है, तो आपका वो मौलिक अधिकार नहीं कि आप मना करो, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसे कानूनी अधिकार में यानी विधिक अधिकार में डाला गया। और फिर इसे रखा गया भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क्लोज का या क्लोज ए में। तो अनुच्छेद 300 का, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता। इसमें भी लिखा यह है कि विधि के प्राधिकार के बिना, जब तक कानून नहीं बना, अगर किसी की संपत्ति से वंचित करना है किसी को, तो उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। तो विधि के प्राधिकार के बिना यानी कानून के बिना, जब तक कोई उस पर कानून नहीं है तो उसके बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता। लेकिन अगर ये मौलिक अधिकार होता तो तब तो खैर सरकार इस पर कुछ ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। तो उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद 300 का क्लोज का भी आपको, या क्लोज ए भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाग 12 के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, महत्वपूर्ण जो इसमें फैक्ट थे,
एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे भाग 13 की। भाग 13 में क्या क्या है यहाँ पे? तो भाग 13 में हमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है। यानी आप भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत के राज्य क्षेत्र है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जो भारत की सीमा है, उसके अंतर आप, उसके भीतर आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं व्यापार के लिए। कहीं पर भी आप व्यापार कर सकते हैं। भाग 13 में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। भाग 13 में जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 301 से 307 तक। ये यहाँ पे जो अनुच्छेद हैं ये भाग 13 के हैं। अनुच्छेद 301 क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यानी आप भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, और आपको व्यापार के लिए समागम की स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 301 के माध्यम से। फिर आता है अनुच्छेद 302, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। यानी ये संसद आपके व्यापार, वाणिज्य और समागम पर रोक भी लगा सकती है। क्यों लगा सकती है रोक? यदि आपका जो व्यापार है वो राष्ट्र के हित में ना हो। अब सपोज आप किसी ड्रग्स का धंधा कर रहे हो, या कोई ऐसे जो हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक जैसे कि हथियार हो गए, यानी कहीं ना कहीं अगर संसद को लग रहा है कि वो राष्ट्र के हित में नहीं है आपका व्यापार, तो फिर संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो व्यापार, वाणिज्य और समागम पर रोक लगा सकती है, निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है। तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 303 क्या है? अब देखो, संसद के पास इस शक्ति तो दे दी संविधान निर्माताओं ने, लेकिन फिर संविधान निर्माताओं ने सोचा कि कहीं संसद इसका गलत फायदा न उठा दे। संसद ने देखा, संसद कहीं किसी भी व्यक्ति के व्यापार, वाणिज्य और समागम पर कहीं रोक न लगा दे, इसलिए अनुच्छेद 303 ने कहा कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर भी निर्बंधन लग सकता है। किसके माध्यम से? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। यानी अगर इसको सरल शब्दों में समझें तो अनुच्छेद 303 कहता है कि यदि व्यापार, वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य सरकार ने क्या लगा दिया है? रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है व्यापार और वाणिज्य पर, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस निर्णय पर रोक लगा सकता है कि आप निर्बंधन, आप रोक नहीं लगा सकते। देखो, अगर विशेष कारण होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय सुनाएगा। 302 तो कहता है कि संसद को शक्ति दी गई है कि वो व्यापार, वाणिज्य और समागम पर रोक लगा सकता है अगर राष्ट्र को उससे खतरा है। लेकिन अगर संसद ने बिना किसी कारण से इस पर रोक लगा दी है तो फिर 303 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि वो सरकार के इस निर्णय को रोक सकता है, जो उसने व्यापार को रोकने के लिए जो कदम उठाए सरकार ने, उसे रोकने का काम कौन कर सकता है? फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं कि सरकार भी इस प्रकार से, सरकार को, संसद को भी इतनी शक्ति यहाँ पे नहीं दी गई है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे। उसके ऊपर भी कौन है? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये कहता है आपका 303। तो ये तीनों आर्टिकल दोस्तों उम्मीद करता है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 304, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। इसका मतलब ये है, देखो, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। जैसे कई बार होता है कि किसी राज्य में किसी सामान को प्रतिबंधित किया जाता है, तो जिस राज्य ने किसी सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है तो दूसरे राज्य के लोग भी वहां पर वो सामान नहीं ले सकते, उस सामान का व्यापार नहीं कर सकते। सपोज किसी एक राज्य में, यहाँ पे लिखा है ए राज्य और बी राज्य, दो राज्य है, ठीक है। अब ए राज्य में यहाँ पे क्या है? शराब पर क्या है? प्रतिबंध लगा है, शराब प्रतिबंधित है यहाँ पे। और इस राज्य में शराब पर प्रतिबंध नहीं है और इस राज्य के लोग शराब का व्यापार करते हैं। और अगर ये शराब को कहाँ ले गए? ए राज्य में ले गए, तो यहाँ पर भी शराब बेचना क्या है? गैर कानूनी है यहाँ पर, क्योंकि शराब पर प्रतिबंध लगा है ए राज्य में। तो बाहर के राज्य के लोग भी यहाँ पर इसका व्यापार नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 304 के माध्यम से। तो यह है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। यानी किसी राज्य में किसी सामान पर यदि प्रतिबंध लगा हुआ है तो दूसरे राज्य के लोग वहां पर वो सामान नहीं ले सकते हैं जिस सामान पर उस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है।
305 है विद्यमान विधियों और राज्य की एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। यानी विद्यमान विधि जब भाग 13 जो ये प्रावधान है इसे लागू किया गया तो उस समय जो विद्यमान कानून थे व्यापार वाणिज्य और समागम को लेकर वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। ये अनुच्छेद 305 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 306 को निरस्त किया जा चुका है, यानी हटाया जा चुका है। 307 है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यानी जो व्यापार है वाणिज्य और समागम इसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी अनुच्छेद 307 के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको भाग 13 और भाग 13 कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे भाग 14 के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो है राज्य और केंद्र की लोक सेवाएं, जिसमें आपका यूपीएससी आ जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग आ जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग आ जाएगा, लोक सेवाएं, सिविल सेवा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है भाग 13 हो गया, भाग 14। तो भाग 14, 15 और 16 ये तीनों जो आगे आने वाले हैं, तीनों भाग यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।